नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, एमपी के 16 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने अपनी दिशा बदली। बुरहानपुर में हुई तेज बारिश। इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन में भी बारिश हो रही है। इंदौर, उज्जैन में लोगों से घर से ना निकलने की अपील की गई है। कल सुबह 11 से 2 बजे तक घरों से ना निकलने की अपील की गई है। 2 दिन बारिश और आंधी चलने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। आपको बता दें कि निसर्ग तूफान ने अपना रुख बदला है और इसके चलते इंदौर और उज्जैन भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और इसके चलते बुरहानपुर में भी तेज बारिश हुई है। आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। कल वक्त तय किया गया है। लोगों से घर से ना निकलने की अपील की गई है। संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, निसर्ग तूफान का जो रुख है वो बदला है और कहा जा रहा है कि इंदौर और उज्जैन भी अब इसकी चपेट में आएगा। किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या प्लान है कल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, निसर्ग तूफान है जो इसको लेकर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है और तेज बारिश इसमें होगी। आंधी तूफान आएगा, बिजली गिरने की संभावना है। इसको लेकर इंदौर, उज्जैन संभाग में पूरी तरह से अलर्ट पर रख दिया गया है। सभी कलेक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गाँव में मुनादी पिटवाने के साथ ही लाउड स्पीकर और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने की बात कही गई है। साथ ही जो अनाज और गेहूं और चना जो रखा हुआ है बाहर मंडियों में उनको भी ढक कर रखने और वेयर हाउस तक पहुंचाने की बात कही गई। लेकिन जिस तरह से तूफान ने अपनी दिशा बदल दी है और अब ये मध्य प्रदेश में इसका असर दिखाई देने लगा है। अब इंदौर में अभी बारिश शुरू हो गई है और तेज हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही बड़वानी, धार और खरगोन कई जिलों में बारिश हो रही है और हवाएं तेज चल रही हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर कल दिखाई देगा और कल लोगों से कहा गया कि इंदौर, उज्जैन संभाग के लोग घरों से बाहर न निकले, क्योंकि 11 से 2 बजे के बीच ये तूफान ज्यादा तेज गति से चलेगा। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ऐसे में लोगों को कोई जनहानि ना हो। साथ ही उनके जो जानवर है उनको भी जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की बात कही है। साथ ही कोई भी जो व्यक्ति है पेड़ के नीचे खड़ा ना हो, क्योंकि आंधी तूफान से पेड़ भी गिरेंगे। साथ ही बिजली कर्मचारियों को, आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, सबको आज मीटिंग लेकर एक तरह से अलर्ट कर दिया गया है। एक बार और जानना चाहेंगे अरुण कि कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जिले इसकी चपेट में आने की पूरी आशंका बनी हुई है? देखिए, मालवा, निमाड़ की अगर बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन संभाग के सभी जिले, इसके बाद भोपाल है, होशंगाबाद है, इन जिलों में भी इसका असर दिखाई देगा। तो इन जिलों में खासतौर से अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि तूफान अब तेज ही पकड़ता जा रहा है और गुजरात और मुंबई के बाद अब खरगोन और बड़वानी के रास्ते इंदौर उज्जैन संभाग में प्रवेश कर गया है और अब इसका असर यहाँ पर दिखने लगा है। तेज हवाएं अभी से चल रही है, हालांकि अभी जो हवाएं हैं, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। घर से बिल्कुल ना निकले। जितने भी अभी मवेशी हैं, जीव जंतु हैं, उनको अंदर ही रखें और हो सके तो बिल्कुल भी घर के बाहर ना निकलें। जागरूक करने लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना से जंग जारी है। बुधवार को 34 नए मामले फिर से सामने आए हैं। 40 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। बलौदाबाजार में 22 और कोरिया में 8 नए मरीज सामने आए हैं। बलरामपुर, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर में एक नया मरीज मिला है। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 456 है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले ये आंकड़ा 1 था, लेकिन हाल ही में एक और मरीज की मौत हुई, जिसके बाद से आंकड़ा 2 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ का हम आपको ये पूरा जो रेशियो है वो बता रहे हैं, जहां पर अब 456 मरीजों की कुल संख्या है जो कि एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है और 2 लोगों की यहां पर मौत हुई है। साथ ही 8 नए मरीज फिर से मिले हैं। बलौदाबाजार में 22 और कोरिया में 8 नए मामले सामने आए हैं। एक राहत वाली बात भी आपको हम बता दें, 40 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। ये एक राहत वाली बात है। 34 मामले सामने आए हैं, नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 22 बलौदाबाजार से हैं, 8 मामले कोरिया से हैं। और उसी बीच एक अहम जानकारी ये है, जहां पर 40 लोग कोरोना को मात देकर ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। रायपुर से खबर, कोरोना से प्रदेश में दूसरी मौत हुई है। चरौदा निवासी 55 वर्षीय महिला की मौत हुई। निजी अस्पताल में स्थिति बिगड़ने से उन्हें एम्स लाया गया था। महिला की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में आधिकारिक रूप से अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं, जो कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत सामने आई है।
और संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, एक और महिला की मौत हुई है। हालांकि मौत पहले हो गई थी, रिपोर्ट जो पॉजिटिव है वो बाद में आई है, और जाहिर तौर पर उसके बाद अस्पताल की क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की अब व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि महिला कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से महिला की मौत हुई है और उसे आधिकारिक रूप से घोषित किया गया, तो उक्त महिला की जो मौत है वो कोरोना की वजह से हुई है, क्योंकि वो महिला एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। निजी अस्पताल में तबियत बिगड़ने के बाद ट्रामा में जाके उसका सैंपल कलेक्ट किया गया था। सैंपल जांच रिपोर्ट जब तक आती तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। स्थिति जब बिगड़ी तो उसे एम्स रेफर किया गया, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रदेश में चिंताजनक हालात है कि 2 मौत अब तक हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जो कहर है रेनू, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 34 नए मामले प्रदेश में सामने आए हैं, जिसमें से 22 अकेले बलौदाबाजार जिले से है, तो बाकी अन्य जिलों से है। तो ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में जो तेजी से बढ़ते जो मामले हैं उसका क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा। इतना आज के लिए बेहतर जरूर रहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक के 19 मार्च से लेकर आज तक की स्थिति में कोरोना को मात देने के मामले में एक दिन में सर्वाधिक 40 लोग आज डिस्चार्ज हुए हैं, जो अपने अपने जिलों में जाके क्वारंटाइन में रहेंगे, होम क्वारंटाइन पे रहेंगे। तो समझा जा सकता है कि कोरोना जिस तरह से कहर पूरे देश में, पूरे दुनिया में बरस रहा है, उसी का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है कि कोरोना से संक्रमण होने का जो दर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि अब तो मौत का सिलसिला बस शुरू हो चुका है। जो अब चिंताजनक है कि आखिरकार ये मौत का सिलसिला कब जाके थमेगा, क्योंकि मौत के आंकड़े को लेकर कुछ विरोधाभास जरूर देखने को मिला है, और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि 2 आधिकारिक रूप से 2 मौत की अब तक पुष्टि की गई है। बिल्कुल अवधेश, एक बात और यहाँ पर देखी जाएगी, जब से प्रवासी मजदूरों को आना जाना शुरू हुआ उसके बाद से मामले भी तेजी से बढ़े हैं। उसके पहले छत्तीसगढ़ पूरी कंट्रोल में था, लेकिन अब स्थिति जो है वो कंट्रोल से थोड़ी बाहर हो रही है। अब एक बार आपसे हम विस्तार से थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें और कितना तेज किया गया है, कितना बढ़ाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर्स की यदि बात की जाए, क्योंकि मामले चूंकि बढ़ रहे हैं तो व्यवस्थाएं भी उतनी ही तेज होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो हालात है, जो आंकड़े हैं वो डराने लगे हैं कि 627 जो है कुल कोरोना से पीड़ित संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 455 तक पहुंच चुकी है। मौजूदा स्थिति में जितने संसाधन है, अगर इसी तेजी से, इसी रफ्तार से संक्रमण बढ़ा तो वो संसाधन नाकाफी साबित होंगे। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की पहल के बाद अब हर जिले में एक कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके जो कागजी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। धरातल पे अस्पतालों को चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड अस्पताल हर जिले में बनाने की अब बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम जानकारी के लिए। ये सिलसिला क्योंकि अभी बढ़ेगा, ये थमेगा नहीं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लिखा पत्र, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। भिलाई इस्पात संयंत्र को भूमि हस्तांतरित करने का आग्रह किया गया है। पत्र के माध्यम से नेवई और स्टेशन मरोदा की भूमि हस्तांतरित करने का आग्रह किया गया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पत्र लिखा है केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। भिलाई इस्पात संयंत्र को भूमि हस्तांतरित करने का आग्रह किया गया है। लिखा गया है कि नेवई और स्टेशन मरोदा की भूमि हस्तांतरित की जाए, इसका आग्रह गृह मंत्री ने किया है। रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हिंदू संगठन कार्यकर्ता रमेश सिंधी को मारी गोली। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपसी विवाद में गोली मारने की आशंका बताई गई है। शास्त्री नगर की पूरी घटना सामने आई है, जहां स्टेशन रोड थाना पुलिस जांच में जुट गई है। कमलनाथ बड़े नेता होंगे, लेकिन वो पब्लिक लीडर नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो वल्लभ भवन और छिंदवाड़ा के बारे में ही सोचते थे। ये कहना है एमपी बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा का। जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। वहीं राज्यसभा की भी 2 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। कांग्रेस के पास क्या बचा है, आप मुझे ये बताइए। कांग्रेस की आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस में कौन नेता बचा है? कांग्रेस में वही नेता बचे। कमलनाथ जी तो देखो, बुरा मत मानना, और मैं वो बड़े नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो पब्लिक के नेता नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो केवल वल्लभ भवन या छिंदवाड़ा, इसके अलावा नहीं सोचते थे। तो उन्हीं कमलनाथ जी ने कहा है कि मुझे दिग्विजय सिंह ने धोखा दे दिया। तो आप कहां चक्कर में हो? अभी जो आंकड़ा है उस आंकड़े के आधार पर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं, अच्छे से जीतेगी। इसलिए कोई कह देने से थोड़ी होता है।
तो इसलिए दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के, दोनों हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भाई सुमेर सिंह, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के बड़वानी के एक अच्छे यूथ लीडर हैं, दोनों चुन करके राज्यसभा के अंदर पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो शायराना अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम मुझे कब तक रोकोगे। सोशल मीडिया पर अब कमलनाथ का ये धमाकेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो कमलनाथ की पीआर एजेंसी ने जारी किया है। और अब क्योंकि मेरी सरकार नहीं रहा है और मैं कहूं कि मैं कम समय दूंगा, अब तो मैं और ज्यादा समय दूंगा। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरा स्वप्न था, वो स्वप्न साकार करना चाहता हूँ। किसी न किसी तरह हम ये स्वप्न मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने परफॉर्मेंस राग छेड़ते हुए अपनी पिछली उपलब्धियां गिनाई हैं। वहीं पूर्व मंत्री और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सरकार से मदद मांगकर अभिनेता सोनू सूद से मुंबई में फंसे रीवा और सतना के लोगों की प्रदेश वापसी के लिए मदद मांगी है। वहीं बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं ने कल बंद कमरे में बैठक की और फिर इनकी सीएम के साथ मीटिंग हुई, जिसके बाद गोपाल भार्गव बोले, मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेष अधिकार है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के अभिनेता सोनू सूद से रीवा सतना के मुंबई में फंसे लोगों को मुंबई से प्रदेश वापस भेजने की मदद मांगने पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी विधायक को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है और राजेंद्र शुक्ला ने कड़वी सच्चाई उजागर की है। कांग्रेस ने सभी फंसे लोगों को प्रदेश वापसी के सरकार के दावे को खोखला बताया। इधर इस मामले में न्यूज 18 से राजेंद्र शुक्ल ने बात की और कहा कि प्रदेश सरकार 5 लाख मजदूरों को लेकर आई है। मुंबई में रीवा के 150 मजदूर फंसे हैं। ट्रेन चलाने के लिए 1200 मजदूर चाहिए। मुंबई में बस भेजते तो 3 दिन लगते, इसलिए सोनू सूद से मदद मांगी थी। जब हम लगातार कह रहे थे कि इन्होंने आपदा में अवसर समझ के मध्य प्रदेश में अब प्रवासी मजदूरों के नाम पे बड़ा घोटाला करने का काम किया है। लगातार सरकार कह रही कि हम एक मजदूर को लेके आने का काम किया है, जबकि वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, जिन्होंने कल ट्वीट करा, वहां के सांसद ने ट्वीट करा कि सोनू सूद जी हमारे क्षेत्र के लोग फंसे हुए हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के प्रवासी मजदूरों की मदद को लेकर जो सराहना है वो चारों तरफ हो रही है और अब मध्य प्रदेश के जो राजनेता हैं उन्होंने भी फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी और इसको लेकर मध्य प्रदेश में इस मदद को लेकर बवाल खड़ा हो गया। इस वक्त हमारे साथ रीवा से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला। 19 जानते सर, ट्विटर पर आपने मदद मांगी है फिल्म अभिनेता सोनू सूद से, कहा कि हमारे यहाँ के भी कुछ मजदूर हैं जो मुंबई में फंसे, इनको मदद दीजिए। इसको लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा जाए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है इस बात को लेकर। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है। यदि बम्बई के ऐसे 100-150 लोग जो मदद चाहते हैं और हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश में लाने का ऐतिहासिक काम किया है। हमारे रीवा में विंध्य के लोगों को ही पिछले 25 दिनों में 45 श्रमिक ट्रेनें और 1500 बसों के माध्यम से उनको रीवा में लाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में
प्रेमचंद गुड्डू का विरोध शुरू हो चुका है। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने कमलनाथ से मुलाकात कर गुड्डू को टिकट नहीं देने की मांग की। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों में रस्साकशी शुरू हो गई है। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के 50 से ज्यादा नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात कर वाल्मीकि समाज के नेता मुकेश झांझोट को सांवेर से टिकट की मांग की है। भाई, अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आता है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आता है और वापस उसको हम टिकट देने की बात करें, तो ये हम मुझ जैसे कार्यकर्ताओं और भी कई कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा है। टिकट उनको कैसे देने? पार्टी में लाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है पार्टी में, लेकिन टिकट आप 5 साल कम से कम मेहनत तो कराइए उनसे। जो व्यक्ति 1.5 साल पहले पार्टी छोड़ के हमारी गए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में फिर शामिल हुए और फिर टिकट की दावेदारी, 5 साल काम करा, उसके बाद टिकट दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इधर प्रेमचंद गुड्डू न केवल सांवेर सीट पर दावेदारी जता रहे हैं, बल्कि अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जनता विरुद्ध तुलसी सिलावट होगा। जनता हारेगी या तुलसी सिलावट हारेगा? क्या लग रहा है, आप जीतेंगे सांवेर? निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी, इनको घुसने नहीं दिया जाएगा गांव में। इतना आक्रोश है, जिसका आक्रोश का एहसास नहीं है। जगह जगह तमाम सारी घोषणा करके आए, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू के सांवेर से विरोध को लेकर बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बहुत लंबे समय तक प्रयास करते रहे। अजय भैया जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, विपक्ष के नेता भी रहे, निरंतर विरोध कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गुड्डू जी के लिए कांग्रेस में ही अभी राह जो है बहुत कठिन है, डगर उनके लिए बहुत कठिन है। पहले वो कांग्रेस के लोगों से निपटना उनको पड़ेगा। वाल्मीकि समाज के लोगों के विरोध ने साफ कर दिया है कि टिकट के लिए दल बदल करने वाले नेताओं के बजाय जमीनी नेताओं को टिकट देना चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ क्या कदम उठाते हैं। वहीं इस विरोध के बाद अब कांग्रेस को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। केरल में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसका असर एमपी के भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है और इसके बावजूद इसके प्रदेश की मंडियों में तुलाई के बाद अब तक गेहूं खोले में पड़ा हुआ है। सैकड़ों बोरी गेहूं भीगने की कगार पर है। इन्हें ढकने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि कहीं कुछ व्यवस्था की भी गई है तो वह नाकाफी है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर और सीधी की। इन तस्वीरों में आप देखिए, खोले में गेहूं पड़ा हुआ है, अनाज पड़ा हुआ है, लेकिन इनके रखरखाव की व्यवस्था वो भी बारिश होने की आशंका के बीच में अभी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।